बात होगी मिडिल ईस्ट की, जहां पर लगातार टेंशन बढ़ रही है। एक बार फिर से जंग एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच के जो हालात हैं, दोबारा जंग शुरू हुए आज 5वां दिन हो गया है और दोनों ओर से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ ईरान को निशाना बनाने की तस्वीरें हैं, तेहरान पर बम बरसाए गए हैं। ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर जोरदार हमला किया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स और पुल को तबाह किया जाएगा। Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront. They'll continue until I say it's enough. I mean, they'll continue. They've been, the word the military likes to use is degrade. They've been degraded to a very low level. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि आज रात बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली रात और बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली यानी तीसरी रात इतना बड़ा हमला करेंगे कि तेहरान का नामो निशान मिटने लगेगा। और फिर भी अगर ईरान नहीं माना तो फिर उनके पावर प्लांट्स और ब्रिज पर हमला किया जाएगा। ये तो अपनी जंग का पूरा पैटर्न बता चुके हैं। फिर वो जो कह रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डील करेंगे, वो तमाम बातें क्या थी? देखिए, इसमें दो बातें तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रही हैं जो उस पर बात होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपने क्या बात करनी चाहिए ईरान को। ट्रंप ने कहा ना कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ईरान क्या डील करे। 17 जून को क्या डील हुई थी? 17 जून को एक डील हुई थी वर्साई पैलेस में, हिस्टोरिकल डील थी। वर्साई पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उस डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार आमने सामने की इस तरह की डील हुई थी अमेरिका ईरान के बीच में। तो उस 17 जून की डील में 14 पॉइंट की डील में क्या गड़बड़ी हो गई कि वापस आपको डील करनी है। उसमें 2 बार जब बातचीत हुई, आपने कुछ सोच समझ के डील की होगी ना। 14 पॉइंट सोच समझ के तय किए होंगे, कई दौर की वार्ता के बाद किए होंगे। तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि अब वापस से डील करनी है? पूछेगा ना कोई आदमी कि क्या डील गड़बड़ हुई, जो नए सिरे से क्यों डील करनी है। 17 जून को तो डील किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या ऐसे जब एक अध्यक्ष बदलने के नाम पर यहां हमारे यहां कहा जाने कि गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तो आपने 2 देशों के बीच में वैश्विक इकोनॉमी को आपने बंधक बना करके रखा हुआ है। ये बच्चों का खेल था जो 17 जून को आपने किया। 14 पॉइंट की क्या डील हुई थी जिसको फिर से आपको डील करनी है? तो पहला तो यही मुद्दा है। और उसमें गड़बड़ ये हुई है जो बराक ओबामा ने किया था, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था JCPOA, ट्रंप ने उसको खत्म किया था 2019 में। और उस खत्म करके देखिए, वो इतनी अच्छी डील थी जिसने ईरान को एकदम रोक दिया था कि हम 300 किलो से ज्यादा यूरेनियम इनरीच नहीं करेंगे, 3.7 से ज्यादा इनरिचमेंट नहीं करेंगे और इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने यहाँ मॉनिटरिंग करने देंगे, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम बरसाए। वो संधि हुई थी। ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। उस खत्म करने के बाद ईरान पर पाबंदी लगाई। सबसे ज्यादा हम लोग सफर किए 19 में जो इन्होंने पाबंदी लगाई उसकी वजह से। और अब उसके बाद वो पाबंदी जारी रही। फिर आपने हमले शुरू किए, फिर एक डील कर ली। तो अब नए सिरे से आपको क्या डील करनी है? समस्या यह है कि इन्होंने जो 14 पॉइंट डील की है वो ओबामा के JCPOA के मुकाबले बहुत खराब डील है। और अमेरिका में जब इसकी आलोचना हुई है तो इन्होंने बम बरसाने शुरू किए। तो अभी क्लैरिटी ट्रंप के पास भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकदम मानवता के प्रति अपराध की बात यह व्यक्ति सामने बैठ करके कर रहा है और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। क्यूबा को चोक किया हुआ है ट्रंप ने। वहां के लोग तरस गए, वहां बिजली नहीं है, वहां तेल की सप्लाई नहीं है, सर्दी में लोग मर रहे थे। वहां पूरे क्यूबा को, इसने वेनेजुएला के बाद क्यूबा को चोक किया हुआ है अमेरिका ने। और अब वही बात अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ईरान के लिए कर देंगे, हम आपके पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ब्रिजेज उड़ा देंगे, लोगों के आने जाने की जो एक सिविल सुविधा होनी चाहिए वो खत्म कर देंगे। और जब पावर प्लांट्स आप उड़ा देंगे तो लोगों को बिजली कहां से मिलेगी? बेसिक सप्लाई कहां से होगी? लोगों के फ्रिज और बिजली, लाइट और छोटे बच्चों के अस्पताल और ये सब चीजें कहां से चलेंगी? वो ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल यह है कि तेल महंगा होने की दिशा में कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग नहीं रुकी, हॉर्मुज में एक बार फिर से निश्चित तौर पे देखिए, वो उसका कारण ये है कि जो अभी अजीत जी बता रहे थे उसमें जो 14 पॉइंट था
उसमें बातें थी कि हॉर्मुज पे भी बात होगी, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात होगी, इन सब पे होगी, और उसके जो फ्रोजन एसेट है खोलने के बाद। लेकिन यहां पे झगड़ा ये स्पष्टता नहीं थी कि कौन पहले करेगा। पहले ईरान या हॉर्मुज से अपना दावा छोड़ेगा, अपने एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करेगा। नहीं तो उसमें भी तो मोहम्मद बगैर गालिबफ का पोस्ट है, जिसमें वो इसी 14 सूत्रीय एजेंडे में से पॉइंट नंबर 5 को कोट करते हुए कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हॉर्मुज पर देखने का काम ईरान का है और 60 दिनों तक ईरान ये सेफ पैसेज देगा, उनको कंसिडर करते हुए ये 60 दिनों में कोई पैसा भी वो चार्ज नहीं करेगा निश्चित तौर पे। और इसके और अमेरिका सहमत था इसमें। और इसके एवज में जो ईरान की इमीडिएटली ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोले जाएंगे, ये सारी की सारी बातें। तो बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई बहुत ही परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया कि कर ना सके। तो अब इस बात है कि वो फिर मसौदा जो था वो फेल हो चुका है। अभी की स्थिति में जो तेल के दामों की बात है, देखिए अभी ऑलरेडी लोग बता रहे हैं अगर ये स्थिति बनी रही तो $100 नहीं, लगभग $150 के ऊपर भी तेल की कीमतें जा सकती है। ऑलरेडी ये अभी लगभग 85 से ऊपर $87 के करीब जा चुकी है। उसके अलावा देखिए भारत के लिए चिंता की बात क्या है कि अभी वहां पे सीनेट पे हालांकि तुरंत लागू नहीं होगा, वो जो बिल पारित हुआ है उसमें है कि रशिया से जो 5 देश हैं उनको चिन्हित किया गया, भारत, चीन और 3 ईस्टर्न यूरोप के हैं, हंगरी, स्लोवाक और अजरबैजान, इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी बात जो आप देखिए, ऊर्जा संकट भारत के लिए खासकर और गहराने की संभावना है, और उसी लिए भारत की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के की जा रही है। आइए अब वापस देश की कुछ खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। यूसीसी से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मोहन सरकार इस मॉनसून सत्र में यूसीसी पर विधेयक लाने जा रही है। हाई लेवल कमेटी ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि विधानसभा सत्र में एक देश एक विधान की तर्ज पर यूसीसी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। तो जो बात मोहन यादव कह रहे हैं, उस बात में जो नई बात ये थी कि रामचंद्र जी ने एक शादी की तो भाई रहीम को भी एक ही शादी करनी होगी। तो हम यही बात अब रह गई है। एक चीज क्या है कि जो मुख्य बात थी 3 तलाक वाली, वो बात वैसे खत्म हो चुकी है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आ चुका है, कहा, और उसके बाद भारत सरकार ने कानून बना करके उसको आपराधिक कार्रवाई कर दिया, तो वो 3 तलाक का मामला निपट चुका है। अब बहु विवाह और हलाला ये चीजें हैं जो, चूंकि तलाक का मामला भी चलता है, एक बार में 3 तलाक तो बंद हो गया, लेकिन वो 3 महीने में करने वाली है। में भी महिलाओं को कितना अधिकार, महिलाओं उत्तराधिकार का मामला, संपत्ति का मामला, ये सब है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट और दे दिया निर्देश की लड़कियों की संपत्ति बराबर होगी। तो एक असली चीज अब यही बचा हुआ है कि बहुविवाह का, जो पॉलीगेमी है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं बिना उस शादी खत्म हुए, बिना उसका प्रॉपर तलाक हुए, डाइवोर्स हुए, आप शादी नहीं कर सकते। तो ये बहुविवाह का मामला ही एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज अब यूसीसी बिल में हर जगह लागू हो रहा है। बाकी सारी चीजें लागू हैं, ये लागू हो जाना चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी है, किसी भी धर्म की महिला हो उसके सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए जरूरत है, उसकी सामाजिक, उसके निजी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि उसको ऐसे किसी स्थिति में न डालें कि उसका पति उसके साथ शादी कर ले, फिर एक दूसरी शादी कर ले, एक तीसरी शादी कर ले, उसको छोड़ दे, आर्थिक रूप से उसकी सुरक्षा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये उनके लिए भी ठीक है, ये कानून इसी रूप में आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें एक बात और उसमें हम लोग जोड़ दें कि जो असम में
इस बात को सबसे ज्यादा इशू बनाया जी, था जी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और वो पोलीगेमी ही इशू बना था वहां, और बाल विवाह इशू बना था। तो ये दोनों चीजें हमको लगता है कि निपट जाएंगी यूसीसी स्टेट टू स्टेट, फिर भारत सरकार को ले आना होगा तो कानून ले आएगी, नहीं ले आएगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कई स्टेट में काम पहले हो रहा है, हो गया ना, और उत्तराखंड चुका में है। हो गया, असम में हो गया, गुजरात? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, सब जगह तो ये हो ही गया। तो ये दो चीजें हैं, बहु विवाह और बाल विवाह। इंटरेस्टिंग तब होगा जब उत्तर प्रदेश में ये और मामला वैसे आएगा। भी संविधान का ये जो है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि ये करना है। उस समय उन्होंने कहा कि चूंकि देश का बंटवारा हुआ है, असुरक्षा की भावना नहीं हो। अब आप लगभग 80 साल संविधान को बने हुए होने जा रहे हैं, उस लिहाज से ये चीज संविधान के दिशा के अनुरूप हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको अलग तरीके से ला रहे हैं। इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान की सियासत पर सवालिया निशान लग चुका है। उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। आजम खान के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा झटका। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से केवल 2 इमारतों का ही नक्शा पास हुआ था, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई हैं। रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस वक्त कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी। अब ये तो पूरी खबर की बात हो गई, इसके पीछे की पॉलिटिक्स की बात सज्जन जी कर लेते हैं। केवल जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत को गिराना प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। वो जो सालों साल से एक हुक्म चलता था, किसी एक व्यक्ति का सिक्का चलता था, उसे पूरी तरीके से समतल कर देना, ये प्रशासन का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, एक तो सांकेतिक तौर पे ये एक सिंबल है, तो ये केवल एक बिल्डिंग नहीं गिर रही है। ये पुरानी व्यवस्था में जो एक तरफा एक अधिकार से आजम खान जैसे लोग अपने अपने सूबे में सत्रप की तरह जो मन मानी करते थे, उसको गिराया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, तथ्य के तौर पे ये जौहर यूनिवर्सिटी एकमात्र नहीं है। वहां पे नेशनल हाईवे पे एक गेट बना दिया गया था इनके समय में, और उसकी हाइट ऐसे कर दी गई थी कि बड़े ट्रक वगैरह जा ही नहीं सकते थे। क्यों? ताकि इनको बिल्कुल खाली मिले। उसको पहले हटा दिया गया। उसके अलावा इनका जो घर है, जैसे जैसे इनकी सियासी ताकत बढ़ती रही, आप इनके घर पे अगर जाएं तो वो थोड़ा अंदर में है, वो बिल्कुल सड़क किनारे नहीं था। उसको करने के लिए कई लोगों के घर वगैरह को, सब जमीन को कैप्चर करते हुए उन्होंने एक पूरा डेडिकेटेड सड़क बनवाया था। तो ये जो इनकी फितरत थी तथ्य के तौर पे, उससे वहां के मुस्लिम समाज में भी रिजेंटमेंट था। लेकिन चूंकि सियासी तौर पे क्या होता है कि वहां के रामपुर की जो नवाब हैं वो शिया समुदाय से आती हैं, ठीक है, तो इसलिए जब वो आए अपनी, तो इन्होंने हालांकि वहां पे एक वर्ग संघर्ष वाली टोन एक्वायर की कि गरीब मजलूमों को, लेकिन उसमें शिया और सुन्नी वाला भी एंगल इन्होंने खूब खेला है रामपुर में। चूंकि मुस्लिम वहां बहुतायत में है, 50% से ज्यादा है, और उसके एवज में अपना किस तरीके से जमीन कब्जा करना, कहीं से कोई नक्शा पास करवाना, बदतमीजी करना, ये भी इनका रहा था। तो ये सारा का सारा वो भी है कि इनका जो ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं या इसको जो गिराने का आदेश है, ये उस पूरी राजनीति में जो एक तरफा दबंगई वाली नीति नहीं, तो अब वो राजनीति अजय जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं उस आजम खान वाली पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। अब वो राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी में भी। आजम खान ने जो पॉलिटिक्स की, या आजम खान जैसे नेताओं को आगे करके समाजवादी पार्टी ने जो पॉलिटिक्स की, उसी पॉलिटिक्स ने तो बीजेपी के इतना मजबूत होने की खाद पानी मुहैया कराई वहां। बीजेपी जो इतना मजबूत हुई इसी वजह से हुई। लोग देख करके फेड अप हुए इन सब चीजों से, जो जिस तरह की राजनीति करते थे और जिस तरह का दबंगई जिसकी अभी बात कर रहे थे सज्जन जी, वो ये लोग कर रहे थे। उधर अंसारी बंधुओं से लेकर के और फिर बीच में अतीक अहमद से लेकर के इधर आजम खान तक जिस तरह की पॉलिटिक्स होती थी, उसने हिंदू पोलराइजेशन किया, कंसोलिडेशन किया। पोलराइजेशन क्या कहिएगा, बीजेपी के पक्ष में। तो वो ये पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही, अब तो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खत्म करते जा रहे हैं। सनातनी बनते जा रहे हैं और अपने पीडीए में सिर्फ पिछड़ा और दलित पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक वाली पॉलिटिक्स तो समाप्ति हो गई है। और निजी तौर पर इनका जो अस्तित्व, निजी तौर पर जो इनका वर्चस्व, आपने क्योंकि ये जो बात बोली ना कि अल्पसंख्यकों वाली पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है, तो ये अगर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो इसमें किन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अभी मौका है?
कि 27 का चुनाव सामने है, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ सवाल। ये अभी कम से कम एक चुनाव या एक आगे के चुनाव भी हम लोग, एक चुनाव तो कह ही सकते हैं कि मुसलमान अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। चेहरे भले जो प्रतीकात्मक चेहरे थे सब हट गए, नहीं रहेंगे, तब भी वो अब मुख्य चेहरा मुलायम सिंह यादव का था, वैसा ही मुख्य चेहरा अखिलेश यादव का है। तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे मुसलमान, और उसका फायदा बीजेपी अपना जिस तरह से उठाती है वो उठा रही है। इस मामले में खाली हमारा एक सबमिशन ये था, बातें सारी ठीक है कि बिल्डिंग गिराने की जरूरत क्या है, आप बिल्डिंग सरकार इस्तेमाल करे भाई, अल्टीमेटली बिल्डिंग तो बनी है जनता के पैसे से ही ना, तो इतना पैसा जब उसमें लगा हुआ है तो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। सरकार ने तो कब्जा कर ही लिया ना, और बाद में भी बहुत सारी चीजें सरकार में पोस्ट फैक्टो होती हैं, तो पोस्ट फैक्टो परमिशन करा करके, नक्शा पास करा करके, पोस्ट फैक्टो करके और उसको सरकार कब्जा में, सरकार के ही कब्जे में है, तो सरकार पोस्ट फैक्टो उसकी परमिशन करा करके, अभी भी कितने दिल्ली में आप देखिए ना, हजारों कॉलोनीज और वो सब नियमित की जा रही है ना। तो वैसे लेकिन आप वो फिर वो सिंबल कैसे क्रिएट होगा, जिसके बाद सज्जन जी कह रहे थे कि वो सिंबलाइज करना कि ना तुम्हारी सियासत रही, ना तुम्हारा जौहर यूनिवर्सिटी रहा, कुल मिला के तुम्हारा जौहर ही नहीं रहा। नहीं तो आज जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए, कुछ और यूनिवर्सिटी का नाम रख दीजिए, उससे भी सिंबल ध्वस्त हो जाएगा। सिंबल ध्वस्त करने के लिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और बात, एक तो वो बिल्डिंग वाली बात है, दूसरा देखिए उसका जो गेट है, वो जो कॉमन रोड है, आम रास्ता है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये भी बात है, जो जौहर यूनिवर्सिटी की गेट है, आप देखिएगा वहां पे जाके वहां पे बोर्ड लगा दिया गया कि ये आम रास्ता है, लेकिन अभी गेट अभी भी बंद है। तो निश्चित अजीत जी जो बात कह रहे हैं कि हाँ, उसके सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकती है कि उसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे बात ये भी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं और आप उसका मेन गेट बनाएं, उसमें जो लोगों को चलने वाले जो रास्ते हैं उसको ही आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये मानसिकता जो थी ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, शाहजहां बन के वहां पर काम कर रहे थे निश्चित तौर पर। इधर एक खबर अयोध्या से आपको दे दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कभी भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी में दोषी और लापरवाही बरतने वाले लोगों के बारे में अलग अलग बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइंडिंग में पता चला है कि बैंक के साथ जो मंदिर ट्रस्ट का एमओयू हुआ था, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसी वजह से चोरी हुई। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए मामले को दबाने की कोशिश की गई और चोरी की जानकारी होने के बावजूद ट्रस्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की रिपोर्ट में तिन्नू यादव के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताने को लेकर भी सवाल है। इसी अति भरोसे की वजह से चोरी की रकम दूसरे आरोपियों के साथ साथ तिन्नू के पास से भी बरामद हुई है। अब सबको इस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो बात है, ये तो पहले दिन से समझ में आ रहा था कि कितनी लापरवाही सज्जन जी हुई है। अति विश्वास किया गया, मैं इसे अति विश्वास भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ अंधविश्वास किया गया। बिल्कुल। किसी के हाथ में चाबी थमा कर अपनी तिजोरी की और फिर आप भूल गए। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्रोफेशनलिज्म का अभाव ही नहीं था, बल्कि इसको उसकी अनदेखी की गई। सबसे पहली बात है कि ये आपकी पारिवारिक या आपकी सांगठनिक वो कोई भी व्यवस्था करने की। लेकिन सर एसआईटी की रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद क्या इस मामले की इतिश्री हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कारण देखिए इसमें कहते हैं ना कि विलफुल नेग्लिजेंस, जानबूझ के आपने अनदेखी की। ये कोई पहली बार नहीं है कि पिछले 10 दिन में, 1 महीने में ये मामला 1 साल 1.5 साल से आपके संज्ञान में आ रहा था। तो अनदेखी की अगर क्रम को भी आप देखें, जो उसमें ट्रस्टी थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो लगातार करते आ रहे थे। तो पहली बात तो ये निश्चित तौर पे उठेगा। एक तो होता है नैतिकता का, नैतिकता की बात होती है, व्यक्ति पे छोड़ दिया जाता है कि उनके ऊपर है। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है, आप कानूनी तौर पे देखें तो जो लोग जिम्मेदार थे, साल 1.5 साल 2 साल से जब आपके संज्ञान में इस तरह की बातें आ रही थी, फिर भी आपने एसओपी को सख्ती से लागू करने का फैसला नहीं लिया, तो आप इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात अगर इसमें जो ट्रस्टीज थे, चंपत राय जी जैसे बाकी लोग हैं, उनको भी कानूनी कार्रवाई के परिधि में नहीं लाया गया, तो देखिए कानूनी तौर पे ये सवाल बचा रहेगा। क्योंकि ये मामला केवल अनदेखे में अनदेखी की नहीं है, जानबूझ के अनदेखी की गई है और वो लंबे समय तक की गई। इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा? देखिए अभी जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसमें 2 हिस्से बना दिए गए, आपने बताया। अभी एक हिस्सा होगा जिसमें सिर्फ नेग्लिजेंस का मामला होगा और एक दूसरा होगा जिसमें आपराधिक मामला होगा। जो आपराधिक मामले में शामिल लोग हैं उनको अलग आइडेंटिफाई किया जाएगा और नेग्लिजेंस वालों को अलग आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये तय मानिए कि चंपत राय और ये लोग
नेग्लिजेंस वाले में आ जाएंगे कि इन लोगों ने अनिल मिश्रा और अनदेखी चंपत राय, की, इन लोगों ने अनदेखी की, इनका इंटेंट नहीं था चोरी और बेईमानी को बढ़ावा देने का। लेकिन इसी रिपोर्ट को लेकर के एक खबर ये आ रही है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उसमें से 6 वो लोग हैं जिनको कुंभ में, महाकुंभ के बाद भीड़ बढ़ी तो ज्वाइन कराया गया था। इसका मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ठीक काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें प्रक्रिया का पालन हुआ था। बाद में अपने करीबी लोगों का या आपने अपनी मर्जी से जिसको मन हुआ उसको रखा और उन लोगों ने गड़बड़ी की, क्योंकि वहां जो उन लोगों ने देखा कि हमारा बॉस जिसने हमको रखा है वो इतना पावरफुल है तो हमको कौन रोकेगा, और आपने आंख मूंद ली उसकी तरफ से। तो नैतिक जिम्मेदारी उन लोगों की बचेगी जिन लोगों पर कहा जाएगा कि ये इन्होंने नेग्लिजेंस किया। आपराधिक कार्रवाई उन लोगों पर होगी जिनको अभी कुछ और बली होंगी यानी। और ये एसआईटी की ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि ये रिपोर्ट दीजिए, हमको देखते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो कानूनी रूप से हो सकता है कि मामला बंद हो जाए, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो शांत नहीं होगा अगर आप कुछ बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, किसी भी तरह की कार्रवाई। अभी तो 22 जुलाई की इस मीटिंग पर हमारी नजर है कि उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। अयोध्या में मनीराम छावनी में ये बिल्कुल ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी उसमें फैसला होगा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।